महाराष्ट्र के सियासी घमासान की एक तरफ शिवसेना बागियों को ललकार रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिंदे गुट के लिए बड़ी राहत बनकर आया है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में आए डेवलपमेंट्स के बाद बीजेपी ने भी आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक यहां पर शुरू कर ली है। इन तमाम मुद्दों पर अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के पास चलते हैं। गौरव, बताएं फिलहाल ताजा हलचल क्या है? महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच में एकनाथ शिंदे ग्रुप के लिए राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता पर कार्रवाई करने कर 12 जुलाई 5:30 बजे तक रोक लगा, यानी कि तब तक 16 वो विधायक जिन पर अयोग्यता का नोटिस डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजा गया है उनको जवाब देना है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से ये बात चलना शुरू हो गई थी क्या कि 16 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद क्या शिंदे कैंप टूट जाएगा, इस बीच राहत भरी खबर रही सुप्रीम कोर्ट से। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार है वो सभी इन विधायकों के जो गुवाहाटी में मौजूद हैं उनके परिवार वालों को, उनकी संपत्तियों को और साथ ही साथ उनके सभी संवैधानिक मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रण लेगी और उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। वहीं दूसरी तरफ जब ये सारी तैयारियां चल रही हैं, इसी बीच महाराष्ट्र में सड़कों पर शिवसैनिक बनाम शिवसैनिक का युद्ध लगातार जारी है। जहां एक तरफ मुंबई में लगातार आदित्य ठाकरे जो हैं शिवसैनिकों के साथ रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ठाणे में भी एकनाथ शिंदे के बेटे ने अपने पिता के समर्थन में एक पूरा रोड शो निकाला। हालांकि सवाल ये है कि क्या अब उद्धव ठाकरे के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता बचा भी है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा सरकार बनाने की आस में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई के सभी विधानसभाओं के अपने कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पर आने के लिए तैयार रहने को कहा है। हो सकता है कि ये सभी भावी विधायक इसी हफ्ते गुवाहाटी से लौटकर मुंबई आएँ और ऐसे में उनकी सुरक्षा और स्वागत की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी दी है। साथ ही साथ खबर ये भी है कि राज्यपाल अब स्वस्थ होने के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। हो सकता है कि शिंदे ग्रुप की तरफ से एक लेटर लिखकर राज्यपाल से सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट की मांग की जाए। अब सब कुछ टुका होगा राज्यपाल के अगले कदम पर कि क्या वो फ्लोर टेस्ट आहूत करते हैं, उससे मौजूदा महाविकास अघाड़ी सरकार का भविष्य तय हो जाएगा। गौरव श्रीवास्तव, 18 स्वदेश, मुंबई। ये जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी बंद हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। आप लोग गवर्नर के पास जाएंगे क्या? सरकार अस्थिर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने आपको कहा है कि अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गठ की ओर से की गई है, हमने उस पर भी ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गठों की ओर से प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। कितना नंबर है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टीच्या कोर बैठकीमध्ये आज असा कोणताही सरकार स्थापनेच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा झाली नाही। आज असणारी राज्यात
चलिए, तो यहाँ पर बीजेपी खेमे में हलचल तेज होती हुई, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार का सियासी संकट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो फैसला आएगा वो तय करेगा कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बदलती है। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना बागियों को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। चलिए, इस बीच इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता भी जुड़ गई हैं। स्मिता जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को तो राहत दे दी है, लेकिन अब ये बताएं पूरा समीकरण किस ओर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जुलाई तो कुछ हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखती हैं और अब शिवसेना की रणनीति को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को 14 दिन, वैसे मुझे किसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी बड़ी कोर्ट की फैसले पर, मगर 14 दिन क्यों? ये अयोग्यता जो प्रस्ताव है इस पे उनका जवाब देने के लिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये इतना समय 14 दिन की जरूरत नहीं है इनको इसके लिए जवाब देने के लिए। आपका जो दूसरा सवाल कि किस तरीके से जा रहा है, ये तो सीधा ही लग रहा है कि ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार तो लगता तो है कि मतलब ये गिर ही जाएगी और एक नया सरकार बनेगा। इसमें जो हम देख सकते हैं, 2 चीज हम देख सकते हैं। एक तो किसी भी 3 चीज। पहली तो यह है कि किसी भी पार्टी में, किसी भी राजनीतिक दल के अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं, दरार पड़ सकती है, मगर ये सब मामले पार्टी के भीतर ही इनको तय करना चाहिए। यदि लीडरशिप जो नेतृत्व है उसको भी बदलना है तो उनको करनी चाहिए। मगर अब क्या हो गया है, हम देख रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र में भी नहीं और भी प्रदेशों में हमने हाल में देखे हैं पिछले 2-3 सालों, काफी सालों से, कि ये जो बागी विधायक निकल जाते हैं उनको किसी होटल में रखा जाता है। इस बार तो मतलब गुवाहाटी तक ले गए। तो इस तरीके से ये राजनीति को ही एक बुरा नाम, मतलब इट गिव्स पॉलिटिक्स अ बैड नेम। दूसरी बात है, जिस तरीके से भाजपा का जो भूमिका है इसमें, जो हमने और प्रदेशों में भी हमने देखा है, ये एजेंसीज का दुरुपयोग। जैसे हम देख रहे हैं कि संजय राउत जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, उनके खिलाफ कुछ नोटिस आ गए हैं। ये तो सबको ही पता लग जाता है कि अब आप प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो चुप रहे, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के बिहाफ उन्होंने काफी कुछ कहा है। और फाइनली जो मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीति में परिवारवाद, ये जो शिवसेना में जो यदि हम पिछले कई सालों का हम आकलन करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे, ये अब साफ हो गया है कि यही है द फ्यूचर है आदित्य ठाकरे। उसमें एक नाथ शिंदे का पक्ष में नहीं मैं कह रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ कि और लोगों का भी एम्बिशंस होते हैं जो जिन्होंने पार्टी में काम किया है। तो ये सब ये दूसरे पार्टीज में भी हम देखते हैं। जैसे असम में आप देख लीजिए, तरुण गोगोई के बाद सॉरी, जो अभी मौजूदा वहाँ मुख्यमंत्री हैं हेमंत दस शर्मा, जो भाजपा के हैं, वो तो पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने सोचा था कि तरुण गोगोई के बाद उनका नंबर आएगा, मगर जब उनको लगा कि अब तरुण गोगोई के बाद गौरव गोगोई आएंगे, तो मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ ये राजनीति में परिवारवाद से भी बहुत नुकसान होता है। ये बताएं कि उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी को अपने हाथ में बचाना कितनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है, और साथ ही क्या आपको ऐसा भी लगता है कि फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है बीजेपी की तरफ से? किसके तरफ से? बीजेपी की तरफ से। वैसे तो राज्यपाल स्वतः इसका संज्ञान भी ले सकते हैं। जी हाँ, जो आपका पहला सवाल है कि उद्धव ठाकरे
लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप हर रोज हम देख रहे हैं कि नंबर्स कम हो रहे हैं। अब जो टेक्निकल मामला है, कौन डिस्क्वालीफाई होता है कौन नहीं डिस्क्वालीफाई होता है, मगर अंत में तो उनको जाकर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। और जो आजकल हम देख रहे हैं कि बम्बई शहर में आदित्य ठाकरे वो अपना रैलीज करवा रहे, अपना सपोर्ट जुट रहे हैं। थाने में एकनाथ शिंदे अपना करवा रहे हैं। अंत में जो चुनाव में होगा, जिसके पास ताकत है और जिसके पास पैसा है, क्योंकि ये भी सबको पता है महाराष्ट्र में कि जो पिछले भी चुनाव में शिवसेना में जो फंड रेजर थे वो तो एकनाथ शिंदे थे। उनके पास इतना सपोर्ट क्यों है? क्योंकि उन्होंने ही सबको जो विधायक जो चुन के आए शिवसेना के टिकट पर, वो सब उनसे ही उनको पैसा मिला। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट का मांग, वैसे तो किसी भी पार्टी, मतलब लीगली ये जो सपोर्ट किसके पास सपोर्ट है, कौन सरकार बना सकता है, वो तो अल्टीमेटली फ्लोर पे ही डिसाइड होगा और वही होना चाहिए। क्योंकि ये बाहर जो हो रहा है यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में आप एमएनएस को कहाँ देखती हैं? एमएनएस राज ठाकरे का? हाँ। राज ठाकरे तो अब तक तो कुछ खास कह नहीं रहे हैं, मगर यदि ये उद्धव ठाकरे, ये पार्टी यदि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के हाथ से निकल जाती है और एकनाथ शिंदे ही नेता निकल आते हैं, तब राज ठाकरे फिर कह सकते हैं कि आई एम द रियल लेगेसी होल्डर ऑफ बाल ठाकरे। वो क्योंकि उनका वही एक एम्बिशन था पहले भी, तो फिर आ सकते हैं। मगर अब तक तो वो कुछ खास उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, कुछ वो देख रहे हैं कि तो क्या नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि शिंदे साहब ने कई बार उनसे वार्तालाप की है, बातचीत हुई है उन दोनों की। तो देखना होगा कि किस तरफ ये पूरा ड्रामा जो है वो अब रुख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, समय निकाला आपने इस खास चर्चा के लिए। तो महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना और बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जाहिर है हमने वो ऑनरेबल कोर्ट का ये जो ऑर्डर दिया है वो हमने माना है, और सामने अगर इस तरह से होता है तो कोर्ट ने एश्योर किया, अगर कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसी अटकलें होती है, तो आप यहाँ पे पिटिशनर के तहत आप यहाँ पे आएंगे और आपको ज़रूर इसमें न्याय मिलेगा। संजय राउत ने मुझे किरीट को जितनी गालियां देनी है दे, मेरी पत्नी को, 90 साल की माँ को, मेरे बेटे को, मुझे जेल में डालने के जितने प्रयास करने वो करे, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। वो पत्राचाल का घोटाला हो, वो वसई की जमीन का घोटाला हो, DHFL का हो, HDIL का हो, PMC बैंक का हो, हिसाब तो लेके रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर शिवसेना ने विधायक दल के नेता विजय चौधरी की थी प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है, एक बार देख लेते हैं। कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरती प्रतिक्रिया ऐसी भाषा लिखते हैं ना कि मला वाटते मला गरज नाही, कारण कोर्ट अतिशय सक्षम आहे। या देशातलं सुप्रीम कोर्ट अतिशय सक्षमपणे निर्णय घेते आणि कोर्टामध्ये जो काही निर्णय होईल तो 12 तारखेपर्यंत थांबायला सांगितले, तोपर्यंत मला वाटते आपण सारे जण वाट पाहू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एकनाथ शिंदे ने भी ट्वीट करके खुशी जताई है, और एकनाथ शिंदे ने लिखा है कि ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिजे के विचारों की विजय है। जहां महाराष्ट्र में बगावत की सियासत अब अदालत चौखट तक पहुंच गई है और सियासी संग्राम में हर ओर से सियासी बाजियां पलटी जा रही हैं, तो जहां सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में शिंदे कैंप की याचिका पर सुनवाई
सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी अपना एक्शन जारी रखा और सभी बागी 9 मंत्रियों से उनके पद से उनको हटा दिया। लेकिन इस बीच संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं ईडी के समन पर राउत का रिएक्शन भी आया है। संजय राउत ने कहा है कि उनका सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी वो गुवाहाटी का रास्ता नहीं लेंगे। कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। यहाँ पर आपको हम बता दें कि कल संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उस बीच जो संजय राउत बोलते हुए सुनाई दिए हैं वो ये है कि वो किसी भी हालत में जो है वो गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाएंगे और चाहे जितना भी हो जाए वो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ही शिवसेना सही में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे शेयर बाजार की खबरों की ओर, जहां पर अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में अच्छी खरीदारी हमने देखी। निफ्टी 133 अंक चढ़ा 15,832 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 433 अंक चढ़कर 53,161 पर बंद हुआ है और बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स आज बढ़त पे बंद हुए हैं। बाजार में आज दिन भर कारोबार कैसा रहा, सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में एक गैप अप एक्सपेक्ट किया जा रहा था और शुक्रवार को भी जब हम गए थे तो ये लग रहा था, उम्मीद थी कि ऑन द बेसिस ऑफ कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी, ओवरसोल्ड थे बाजार और इसको सपोर्ट किया ग्लोबली बाजारों ने और आज आपने एक गैप अप के साथ देखा ओपन होते हुए ट्रेड को 15,850 के ऊपर हम ओपन हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिली होगी जो आज ओपन होने के बाद लेना चाहते थे, जो कैरी करके गए होंगे बीटीएसटी ट्रेड्स, उनके लिए जाहिर तौर पर बहुत अच्छा दिन रहा। लेकिन जो गेन्स थे उसे बाजार ने सस्टेन किया। आप देखेंगे 50 ऑड पॉइंट्स तक ही आपको इरोड होते हुए दिखाई देगा निफ्टी पर, लेकिन उसके अलावा 15,830 के ऊपर क्लोज होना, यानी आप एक बुलिश साइन पर आज भी क्लोज होके जा रहे हैं कि ये अभी जो अप मूव है, जो ये शॉर्ट कवरिंग अबाउट है, ये अभी भी कुछ दिन के लिए जारी रह सकता है। यहाँ पर आपने सारे सेक्टर्स को आज पार्टिसिपेट करते हुए देखा। बाजार में सबसे ज़्यादा जो आज गेन्स निकल कर आए वो आईटी पैक से। सेक्टोरिकली लिहाज से आप बात करें तो आईटी पैक आज का बिगेस्ट गेनर भी रहा। उसके अलावा सरकारी स्पेस से आपको बहुत सारे काउंटर्स देखने को मिले। कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स, एनर्जी पैक से आपको फिर से आज एक पार्टिसिपेशन बाजार में दिखाई दी और साथ ही कमोडिटी प्राइजेस, कमोडिटी स्टॉक से भी आपको आज पार्टिसिपेशन दिखाई दी। अगर हम गेनर और लूजर निफ्टी के पहले बात करें तो पहले 5 गेनर्स में आपको एनर्जी पैक, आईटी पैक के स्टॉक्स दिख जाएंगे, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एलएनटी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक। तो सारे गेनर स्टॉक्स थे जो हमने निफ्टी पर ट्रैक किया और लूजिंग स्टॉक्स जो थे वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको कुछ ऑटो सेलेक्ट प्राइवेट बैंक्स लाइक कोटक बैंक, इन सब स्पेसेस में अपोलो हॉस्पिटल आज बड़ा लूजर रहा। तो ये कुछ काउंटर्स थे निफ्टी पर जो आपने आज ट्रैक किए दिन भर की मूवमेंट में। मिड कैप स्पेस में कुछ स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी मूव्स निकल कर आई। सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, और ये लगातार हम पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक स्पेस अब परफॉर्म करने चाहिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हुई हैं। आप सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक को देखेंगे वो 7% की मूव के साथ बंद हुआ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अच्छा मूव था और साथ ही मिड कैप आईटी, माइंडट्री, कोफोर्ज, इन सारे स्पेसेस में भी आपको अच्छी तेजी आज देखने को मिली। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड शॉर्ट कवरिंग बाजार में जो दिखी और ऊपर के लेवल सस्टेन भी हुए। हालांकि जिन लेवल्स पर बाजार खुला था वहां से थोड़े बैंक निफ्टी की भी पॉइंट्स के लिहाज से सम 150-200 पॉइंट्स के हमने गेन्स इरोड होते हुए देखे, लेकिन सेंटिमेंट अब भी ब्रॉड बेस्ड रैली थी और सेंटिमेंट अब भी आपको बुलिश ही दिख रहा है बाजार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार बाजार से जुड़ी कुछ अहम खबरें लेते हैं। लंबे इंतजार के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन एसयूवी आखिरकार आज लॉन्च हो गई है। स्कॉर्पियो एन एसयूवी की शुरुआती कीमत की अगर हम बात करें तो 9,49,000 रुपये होगी और इसकी बुकिंग 30 जुलाई से शुरू होगी। 5 जुलाई से देश के 30 शहरों में स्कॉर्पियो एन एसयूवी की टेस्ट ड्राइव भी शुरू हो जाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की इस स्कॉर्पियो एन एसयूवी में और क्या कुछ खास हैं, आइए देख लेते हैं।
चलिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस लॉन्च को कवर भी कर रही हैं। सृष्टि बताएं, क्या कुछ खास है? क्या आप गाड़ी में अब तक बैठ पाई हैं? जी अभी तो गाड़ी में बैठना नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, बट हम बता दें कि ये लॉन्च बहुत ही मच अवेटेड था और साथ ही जिस तरीके का लॉन्च देखने है वो काफ़ी सराहनीय है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस पे महिंद्रा ने ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी लॉन्च की है। जो पुरानी स्कॉर्पियो है वो भी रहेगी और ये नई स्कॉर्पियो भी वो ला रहे हैं। 5 वेरिएंट्स में ये आएगी और साथ ही प्राइसिंग की तो आप बात करिए, देखिए जो पुरानी महिंद्रा थी वो करीब 13.5 लाख से शुरू होती थी। ये जो इसका पेट्रोल वर्जन है वो उससे भी कम में शुरू होगा और साथ ही जो फीचर्स हैं वो ना ही सिर्फ पावर को डिक्टेट करेंगे कि जो हम स्कॉर्पियो के साथ लेते थे कि बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, पावर तो बड़ी ही है, साथ ही टेक इनेबल्ड भी बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, यहाँ पे इनका एक नया लोगो है, साथ ही महिंद्रा ने एक अपने टॉप मॉडल में एक सनरूफ दिया है। साथ ही अंदर अगर हम गाड़ी के देखेंगे तो और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट को लेके एलेक्सा के साथ गाड़ी शुरू हो सकती है और तमाम बातें हैं जो कि हम रिव्यू में सामने लेकर आएंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्राइसिंग यहाँ पे महिंद्रा ने बहुत अच्छे तरीके से की है। हम जल्द ही मैनेजमेंट से भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले समय में कितने लॉन्चेस होंगे और साथ ही आने वाले समय में कितनी बुकिंग्स की वो उम्मीद कर रहे हैं। देख रही हूँ कि आप गाड़ी के आगे खड़ी हैं, शायद सृष्टि गाड़ी के पास जाएं, गाड़ी के अंदर जरा बैठे, हमें भी झलक दें और साथ ही बताएंगी कंपटीशन के लिहाज से किसको कड़ी टक्कर मिलेगी। जी बिल्कुल, आइए आपको एक गाड़ी का अंदर का भी एक लुक दिखा देते हैं। आप एक बार गाड़ी के अगर अंदर देखेंगे तो और भी कई सारे इसमें फीचर्स आपको दिखेंगे और साथ ही कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन प्राइसिंग की है। देखिए, अगर महिंद्रा का ही कहना है कि अगर इनकी जो टॉप मॉडल गाड़ी अगर देखें उसका जो इन्होंने प्राइस रखा हुआ है वो करीब 19.5 लाख है और कंपटीशन इससे कम फीचर्स वाली गाड़ी करीब 34 लाख में दे रही है। साथ ही उसके नीचे वाला जो वेरिएंट है यानी सेकंड टॉप मॉडल वो करीब 17.5 लाख का जो है ऑफर कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन करीब 23 लाख के आसपास वो ऑफरिंग दे रही है। मास सेगमेंट की अगर बात करें जो कि सबसे इनका एंट्री लेवल मॉडल अगर बोलेंगे तो वहाँ पे महिंद्रा की जो पेट्रोल की प्राइसिंग है वो करीब 12 लाख से शुरू हो रही है और डीजल की प्राइसिंग 12.5 लाख से शुरू हो रही है। ये कंपटीशन के आसपास ही है अगर डीजल की प्राइसिंग की बात करें, बट कंपटीशन के पेट्रोल वेरिएंट से अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी महिंद्रा आगे लीड करने की पूरी तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर गाड़ी है और साथ ही कई सारे कलर्स में भी आ रही है। यहाँ पे इन्होंने 3 कलर्स डिस्प्ले करके रखे हैं, एक ब्लैक, एक रेड और एक ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे गाड़ी का लॉन्च हुआ था और ये दिखाने का उन्होंने पूरा ट्राई किया था कि ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है वो कितनी रफ एंड टफ है, कितने टेरेन से ये होकर गुजर सकती है और क्या स्ट्रेंथ होल्ड करती है। इसीलिए ये इन्होंने अलग तरीके का इस बार ये लॉन्च उन्होंने ट्राई किया है। वैसे तो जहाँ तक स्कॉर्पियो की बात है मुझे हमेशा से ब्लैक ही पसंद आई है, लेकिन आप बताएं बाकी 2 कलर्स कैसे लग रहे हैं? लाल तो मुझे बड़ा गजब लग रहा है जिसके सामने आप खड़ी हैं। जी बिल्कुल, लाल भी बहुत अच्छा कलर है और साथ ही एक ब्लैक भी कलर है। आइए हम कोशिश करते हैं मैनेजमेंट से जुड़ने की। Let me just finish this and come back, and we'll figure out your timing. Okay, so it's not started. No. Pramuch, just a question. No, please start. सब एक्सट्रीम हो गए हैं। ये बाद में कर ले यार, ये राउंड टेबल करा के ही is here. मैनेजमेंट को थोड़ा सा एनालिस्ट कॉल भी है के लिए उनको हेड करना पड़ रहा है, पर हम जल्द ही फिर से मैनेजमेंट के साथ जुड़ेंगे, ऐसा कंपनी ने हमें प्रॉमिस किया है। बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह यहाँ पे है इस लॉन्च को लेके। यहाँ पे लाल गाड़ी है, आप वहाँ पे काली गाड़ी का भी एक डिस्प्ले देख सकते हैं।
दुनिया भर के यहाँ पे जर्नलिस्ट आए हुए हैं इसे कवर करने के लिए, और ये इवेंट महिंद्रा ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरा प्लान किया है और इसको लेकर कई समय से तैयारियां चल रही थी और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। जल्द ही इसकी बुकिंग्स भी खुलती हुई नजर आएंगी और साथ ही करीब 30 सिटीज़ महिंद्रा ने सेलेक्ट की है जहां पे आप जल्द ही इनकी टेस्ट ड्राइव्स भी ले सकते हैं। चलिए सृष्टि, आप कोशिश करें कि मैनेजमेंट के साथ हम जुड़ पाएं। इस बीच M&M के ED राजेश जेजुकरीकर ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनाते हैं दर्शकों को। Firstly, we are really delighted to bring this offer to the market. It is an all-new platform with no carryover from the current Scorpio. As we've seen in the case of our other brands like Bolero, there is a very strong loyalty to the brand and a product form. And we believe that there is a strong Scorpio Classic franchise and that will stay strong. It sells a lot in UP, Bihar and many parts of upcountry India, and we think it's a really strong offering for that segment. The Scorpio N will create a new market for itself. It will appeal to the urban, global Indian kind of target audience as well as midtown India. But we believe that there are going to be two different target audiences which will go for the Scorpio N and the Scorpio. The Scorpio N, as you've seen, is a D-segment competitor at a very competitive price offer. It will have a very wide appeal, and it should also get a very good booking when bookings open in the end of July. So when talking about bookings, can I ask you what kind of a booking you are expecting from this particular launch? Because XU7 below is definitely having no booking records, like it has broken all the records on all the fronts. What's the enthusiasm and how is the team gearing up for the production and the bookings when open? Yeah, we don't go into a launch with a booking record creation mindset. Our job is to create an offer which is compelling, which is appealing, a very good product, churn it out with good quality, and then price it well so a large number of people can come in. We think that the Scorpio N has touched a sweet spot. It's created a lot of excitement into the build-up to today, and just listening to the feedback here from everybody, including you, I think we have a very strong price offer as well. चलिए 30 जुलाई से शुरू होगी स्कॉर्पियो एन की बुकिंग और टेस्ट ड्राइव भी जल्द हमारी सहयोगी सृष्टि आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की और GST काउंसिल की बैठक की बात करते हैं जो होने वाली है और 2 दिन तक चलेगी। इस बार की GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 6 महीने के बाद ये बैठक हो रही है, जिसमें मंत्रियों के समूह GOM की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। और खबर है कि इस बार GST काउंसिल की बैठक में कैसीनो, लॉटरी, रेस कोर्स, ऑनलाइन गेमिंग जैसे आइटम्स पर 28% की दर से GST लगाने का फैसला लिया जा सकता है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी जो है वो बहुत बारीकी से इस बैठक को ट्रैक कर रहे हैं, इस वक्त चंडीगढ़ में हैं और हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बैठक 2 दिनों की शुरू होने वाली है, बताएं क्या कुछ एजेंडे में है? देखिए, अभी जो ऑफिशियल्स हैं GST काउंसिल के, उनकी बैठक ख़त्म हुई है और उन्होंने उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है जिस पर कल GST काउंसिल जो है चर्चा करेगी। कई अहम मसले हैं जिस पर चर्चा होगी। दरों से संबंधित प्रस्ताव हैं, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें संबंधित प्रस्ताव है, और साथ ही साथ एक और अहम प्रस्ताव है जो कंप्लायंस से संबंधित है कि कैसे GST कंप्लायंस को और ज़्यादा आसान बनाया जाए ताकि टैक्स पेयर्स को इससे फ़ायदा हो। लेकिन मैं इन पर आपसे इससे संबंधित जानकारी दूं उसके पहले जो एक और अहम मसला है जो कि कल की बैठक में काफ़ी प्रमुखता से रहने वाला है, वो है GST कॉम्पनसेशन का मसला, जो कि 30 जून 2022 को ख़त्म होने जा रहा है इसी महीने। उसके बाद राज्य सरकारों को GST कानून के हिसाब से कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं मिलेगी। अब राज्यों के लिए मुश्किल की बात यह है कि जुलाई से उन्हें GST की वजह से जो भी नुकसान हो रहा था उसके बदले में मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे में राज्यों के लिए आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है और कई राज्य जो है इस मसले को काफ़ी प्रमुखता से काउंसिल की बैठक में उठाने वाले हैं, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दरों की बात कर लीजिए, सबसे अहम ये है कि कल की बैठक में जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि जो
स्कीम है उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है। इसका फ़ायदा ऑनलाइन सेलर्स को भी दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जिन ऑनलाइन सेलर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें साल में सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा एक और मसला है जो कि है रोपवे से संबंधित। हिमाचल गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव दिया था, जीएसटी काउंसिल रोपवे पर जो जीएसटी इस वक्त 18% है उसको घटाकर 5% कर सकती है। इस पर ये प्रस्ताव में शामिल है। सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि सीवेज ट्रीटेड वाटर जो है उस पर जीएसटी इस वक्त 18% है, इस पर जीएसटी पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। टेट्रा पैक पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। इसके अलावा पावर जनरेशन कंपनियों को भी राहत मिल सकती है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि आईजीएसटी एक्ट के तहत पावर जनरेशन कंपनियों के पास जो सरप्लस पावर है वो एक्सपोर्ट कर सकती हैं और इसके बदले में उन्हें आईटीसी का बेनिफिट दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनमें सभी तरह के इक्विपमेंट फ्लैट 5% जीएसटी स्लैब में इसको डाला जा सकता है। ये भी प्रस्ताव में शामिल है। सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि हर तरह की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे वो बैटरी पैक्ड हो विदाउट बैटरी हैं, उसमें स्पष्टता जीएसटी काउंसिल दे सकती है कि उन पर 5% ही जीएसटी जो है वो लगेगा। और इसके अलावा क्रिप्टो असेट्स, उसको जीएसटी के दायरे में कैसे लाया जाए, उसका क्या स्ट्रक्चर हो, इस मसले पर भी काउंसिल चर्चा कर सकती है और एक कमेटी का गठन कर सकती है जो कि आने वाले दिनों में इस पर अपनी सिफारिशें सौंपेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल डिटेल्स देने के लिए, लेकिन आपसे लगातार हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद प्रकाश। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार स्वदेश आर्म में खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें। बजाज ऑटो के बोर्ड ने शेयर बायबैक प्लान को मंजूरी दे दी है। कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक करेगी और इसका अधिकतम भाव 4,600 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। इस खबर पर और तमाम डिटेल सहयोगी सौमित दे रहे हैं। बायबैक में जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये आया है कि ये बायबैक ओपन मार्केट रूट से होगा और टेंडर रूट से नहीं होगा। अब ओपन मार्केट रूट में क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर या इन्वेस्टर बायबैक में अप्लाई करता है तो उनके लिए जो प्राइस होगा बायबैक का, वो या तो मैक्सिमम बायबैक प्राइस या शेयर प्राइस, जो भी प्राइस कम होगा इन दोनों में से वो एप्लीकेबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल की तरह से हम देखें तो मैक्सिमम बायबैक प्राइस बजाज ऑटो के केस में 4,600 रुपीज़ है, बट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का करीब 3,800 के आसपास है। तो बायबैक शेयर्स जो शेयर होल्डर से जो शेयर्स है वो 3,800 रुपीज़ पे बायबैक करने वाली है। और यही ओपन मार्केट रूट होता है बायबैक का, जिसमें करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी शेयर्स खरीदेगी शेयर होल्डर से। अब कंपनी ने ये भी कहा है कि जो मैक्सिमम प्राइस उन्होंने बायबैक के लिए सेट किया है वो 2,500 करोड़ का है और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड कंपनी ने रखा है 1,250 करोड़ रुपीस का है। मतलब कंपनी एटलीस्ट 1,250 करोड़ का बायबैक करेगी ओपन मार्केट रूट से। अब ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि बायबैक टेंडर रूट से होगा और बायबैक का साइज भी काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि कंपनी के बुक्स में एटलीस्ट 20,000 करोड़ रुपीस का कैश है। तो दोनों फ्रंट में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला है शेयर होल्डर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बजाज ऑटो के। चलिए अब कमोडिटीज़ की ओर रुख करते हैं, जहां पर सोने चांदी की चमक लौटती हुई दिखाई दे रही है और जो तेज़ी हम देख रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है, आने वाला आउटलुक इन दोनों कमोडिटीज़ में क्या है, हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार बता रहे हैं। देखिए, कई दिनों की सुस्ती के बाद बुलियन मार्केट में आज अच्छी देखने को मिल रही है। गोल्ड की अगर बात करें तो एमसीएक्स पर 51,000 के आसपास वापस से पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो यहाँ भी करीब करीब 1,000 रुपये तक की तेजी दिख रही है और कॉमेक्स गोल्ड भी $1,840 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स चांदी में यहाँ 2% के आसपास की तेजी है। जिस तरह से G7 के जो 4 बड़े देश हैं उन्होंने रूस से होने वाले गोल्ड इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जो ये योजना है उस वजह से यहाँ पे बुलियन मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और लग रहा है कि हाजिर बाजार में अब गोल्ड अब प्रीमियम पर ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा आपको एक और फैक्ट बता दूं कि रूस से होने वाले जो कुल गोल्ड सप्लाई है पूरी दुनिया में वो करीब करीब 9% के आसपास है और अकेले 28% गोल्ड सप्लाई लंदन में जाता है। हालांकि एक खबर ये भी है कि जब से रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है उस समय से लंदन के लिए वो सप्लाई बंद है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखेगा, लेकिन ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट करेगा और आने वाले समय में डेफिनेटली इसका फ़ायदा गोल्ड के प्राइसेस पर दिखेगा। और इससे ज़्यादा कई एक्सपर्ट
ये भी मानना है कि गोल्ड से ज़्यादा आने वाले समय में चांदी अच्छी तेज़ी दिखा सकती है और उसका असर भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है और अच्छी तेज़ी के साथ आज कारोबार और सोने के मुकाबले ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए चांदी दिख रही है। एल्गो ट्रेड रेगुलेशन से जुड़े सर्कुलर इस हफ्ते सेबी इसे जारी कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थर्ड पार्टी एल्गो प्रोवाइडर्स स्टॉक ब्रोकर्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ट्रेड चेक की जिम्मेदारी ब्रोकर्स की होगी। इस एक्सक्लूसिव खबर की तमाम डिटेल सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, सेबी एक फाइनल सर्कुलर बहुत जल्द रिलीज कर सकता है एल्गो ट्रेड के लिए और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स के कोलैबोरेशन पर ही काम कर सकेंगे। इस सर्कुलर के बाद अभी तक रेगुलेटर को जो दिक्कत थी वो खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थी कि थर्ड पार्टी एप्स कई सारे ऐसे थे जो एल्गो ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो रेगुलेटर चाहता है जितनी भी ये एंटिटीज हैं जो एक्चुअली रेगुलेटेड नहीं है वो सिस्टम में आए, वो ट्रेडिंग पोर्टल में आइडेंटिफाई हो और उसके बाद ही फिर काम हो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो स्टॉक ब्रोकर की रहेगी एल्गो ट्रेड चेक के लिए। साथ ही साथ उनको स्टॉक एक्सचेंजेस से परमिशन लेनी पड़ेगी फैसिलिटेट करने के लिए अगर वो एल्गो ट्रेड फैसिलिटेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो एल्गो ट्रेड की अभी समस्या ये है कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि कौन सा एल्गो ट्रेड है और कौन सा एल्गो ट्रेड नहीं है। तो यहाँ पर जो सजेशन है वो ये आ सकता है सर्कुलर में कि जो एल्गो ट्रेड है उनको अलग से आइडेंटिफाई किया जाए एक यूनिक आईडी के तौर पर, ताकि अगर बाद में उनको ट्रेस करना पड़े तो वो ट्रेस हो सकते हैं। साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर जिसमें पहले से जो ऑर्डर डाला जाएगा एल्गो ट्रेड्स में वो कोई प्राइस बैंड को वायलेट तो नहीं करता है, उसी प्राइस बैंड की सीमा में काम करना होगा। तो ये सारे चेक्स एंड से स्टॉक ब्रोकर्स को रखने होंगे। ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टॉक ब्रोकर की रहेगी अगर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग उसको अपने कस्टमर्स को देनी है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो इस बार सेबी की बोर्ड बैठक में चर्चा हो सकती है और उसके बाद करीब एक हफ्ते में ये फाइनली गाइडलाइंस रिलीज हो सकती हैं। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के दौरे पर पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर स्कोला सोल्मो से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। जर्मनी में भारत के बढ़ते कद का एक शानदार नज़ारा भी देखने को मिला। आज पीएम मोदी और बाइडेन के बीच एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिली है। पीएम मोदी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे मिलने के लिए खुद चलकर आए। वहां कई बड़े राजनेता मौजूद थे, लेकिन बाइडेन ने पीएम मोदी की तरफ ही कदम बढ़ाया। उन्होंने पीएम मोदी के कंधे पर पीछे से हाथ रखा और इसके बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।